नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज हम करंट अफेयर की हमारी एक और क्लास को कवर करेंगे। जैसे हमने कल कहा था कि हम पिछले कुछ महीनों के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की मैगजीन्स हैं, पहले उनके समसामयिकी के सवालों को देखेंगे और फिर करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जहां से सवाल बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। करंट अफेयर की एक और वीडियो यहां पे देखेंगे। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां पर देखेंगे पूरी डिटेल के साथ। अगर आपने हमारी करंट अफेयर की इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए चक्र नामक उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो एसबीआई के द्वारा एक नए केंद्र की शुरुआत करी गई है, चक्र उत्कृष्टता केंद्र। यह केंद्र किस चीज के लिए या इसके स्थापित होने का उद्देश्य क्या है? यह उभरते आर्थिक क्षेत्रों को वित्त पोषण करने से संबंधित है। बैंक ने, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने देश के अंदर आर्थिक विकास के लिए जो उभरते हुए क्षेत्र हैं उनको वित्त पोषण प्रदान करना, उनकी मदद करने के लिए एक केंद्र की, एक सेंटर की स्थापना करी है जिसका नाम चक्र है। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जीतकर करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? इससे आपके दो क्वेश्चन क्लियर होंगे। पहला, 2026 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये किसने जीता, और दूसरा, सबसे कम उम्र का व्यक्ति जिसने करियर ग्रैंड स्लैम को पूरा किया है। करियर ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसने चारों ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया और विंबलडन ओपन हो गया, चारों के चारों एक एक बार जीत लिए हों, उसे कहते हैं करियर ग्रैंड स्लैम। इसको 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता कार्लोस अल्कारेज ने, और इसी के साथ इन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम एक एक बार जीत लिए, यानी इनका करियर ग्रैंड स्लैम पूरा हो गया। और ये सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं इस रिकॉर्ड को बनाने के। इनसे पहले यह रिकॉर्ड राफेल नडाल के नाम था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड किसके नाम है? कार्लोस अल्कारेज। ठीक है। अगला, दलाई लामा ने किस कृति के लिए बेस्ट ऑडियो बुक और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो देखिए, ग्रैमी पुरस्कार काफी प्रतिष्ठित यह पुरस्कार होता है म्यूजिक के क्षेत्र का, संगीत के क्षेत्र का। जो इस बार का ग्रैमी अवार्ड है उसे बेस्ट ऑडियो बुक और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग की श्रेणी में किसने जीता? दलाई लामा। ठीक है। इनको इनकी किस रचना के लिए यह पुरस्कार मिला? तो पहले तो सवाल यही बनेगा कि ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित होने वाले जो धार्मिक गुरु हैं वो कौन है? दलाई लामा। ठीक है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है मेडिटेशन। इसके लिए इनको इस कैटेगरी के अंदर बेस्ट ऑडियो बुक और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी के अंदर इसका ग्रैमी अवार्ड मिला। ठीक है। 2047 तक सभी के लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो ऐसा देश का पहला जिला जो 2047 तक अपने नागरिकों के लिए, अपने सभी नागरिकों के लिए 100% बीमा कवरेज हासिल कर लिया, ये कौन बना है? 2047 तक के लिए इसने बीमा कवर कर लिया है सभी नागरिकों को अपने राज्य में। ये बना है राजस्थान का अलवर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो राजस्थान का अलवर जिला है, सभी नागरिकों के लिए बीमा लक्ष्य टारगेट को प्राप्त करने वाला, बीमा लक्ष्य को प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला बना है। ठीक है। भारत टैक्सी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहां पर असत्य वाले को आपने बताना है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, असत्य कथन को चुनना है। पहला, इसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, तो यह आपका बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 6 जून 2025 को होती है, यह भी सही है। यह सहकार से समृद्धि पर आधारित है, यह भी सही है। देश की पहली सहकारी टैक्सी के रूप में से जाना जाता है भारत टैक्सी। अमित शाह देश के सहकारी मंत्री भी हैं और इन्हीं के द्वारा जून 2025 में इसकी शुरुआत करी गई, जो किस पर आधारित है? सहकार से समृद्धि। यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है, क्या यह सही है? यह जो टैक्सी है ये सहकारी सिस्टम पर आधारित है, तो यह कंपनी बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 उसके तहत रजिस्टर्ड है, न कि कंपनी अधिनियम 1956। जो सहकारी सीमित अधिनियम आया था 2002 में, उसके तहत इसे बनाया गया। ठीक है, तो डी वाला आपका गलत है। 2026 के सिटी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है?
कल के वीडियो में हमने जाना था दुनिया का सबसे किफायती शहर खासकर विदेशी छात्रों के लिए कौन था, नई दिल्ली था। ठीक है, अब आपसे महंगा शहर भी पूछ सकता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में दुनिया का सबसे महंगा शहर जो बना है वो स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर बना है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ज्यूरिख के बाद जिनेवा आता है, इसके अलावा बाकी इसमें और भी हैं, लेकिन टॉप 2 ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, इन शहरों की तुलना किसके साथ की जाती है, कोई ना कोई यहां पर बेंचमार्क रखा जाता है, फिर उसके साथ तुलना करी जाती है कि उसकी तुलना में कहां पर किराया ज्यादा है, कहां पर जो भोजन है, बिजली है, पानी है वो सस्ता है या महंगा है। तो इसकी तुलना होती है न्यूयॉर्क के साथ। ठीक है, हर बार अलग अलग शहरों की कंपैरिजन होता है न्यूयॉर्क के साथ और फिर सबसे महंगे शहर को चुना जाता है। अब की बार किसे चुना गया, ज्यूरिख को चुना गया। ठीक है, भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया। तो देखिए, जो खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य में होती है। इसका 13वां संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ। 4 से 17 फरवरी के मध्य में इसका आयोजन होता है। कहां पे, असम के मीसामारी में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को 2026 के क्रैफोर्ड पुरस्कार, इसे भूविज्ञान का नोबेल भी कहते हैं, काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार है और 2026 का ये जो पुरस्कार है भारतीय मूल के व्यक्ति को मिला है। वैसे अमेरिकन है लेकिन इंडियन ओरिजिन है। किसको मिला है यह पुरस्कार, वीरभद्रन रामनाथन को मिला है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इन्होंने शोध किया इस बात के ऊपर कि कैसे जो छोटे कण होते हैं या हमारी अलग अलग गैसें होती है वो कैसे वायुमंडल में जाके जमा हो जाती है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति इसमें बढ़ती है, ग्रीन हाउस गैसों का क्या इफेक्ट है। इस पूरे विषय पर इन्होंने शोध कार्य किया जिसकी वजह से इन्हें क्रैफोर्ड पुरस्कार मिला, जिसे भूविज्ञान का नोबेल कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। विश्व कैंसर दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है। तो देखिए, जो वर्ल्ड कैंसर डे है हर साल कब मनाया जाता है, कई बार डायरेक्ट डेट पूछता है। 4 फरवरी को इसे मनाया जाता है। 4 फरवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2026 की जो थीम थी, अद्वितीयता द्वारा एकजुट। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे का नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया है। तो एक और एयरपोर्ट का नाम बदला गया है, यह है जालंधर का आदमपुर हवाई अड्डा। इसका नाम जो श्री गुरु रविदास महाराज है उनके नाम पर किया गया है, श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। तो इसको भी आपने याद रखना है। एक और हवाई अड्डा चर्चा में रहा, उसको भी लेकर के फैक्ट को याद कर लीजिए। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में पड़ता है। इसको देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का मतलब होता है कि वह एयरपोर्ट जितनी पानी की खपत करता है उससे ज्यादा पानी वो नेचर में वापस देता है। ठीक है, तो देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट है वो कौन सा बना है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। ठीक है, अगला 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर निम्न में से किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो अशोक चक्र जो है भारत में शांति काल के दौरान बहादुरी का सबसे सर्वोच्च यह पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है अशोक चक्र। और यह 77वां गणतंत्र दिवस जो हमारा था 2026 में, उससे एक शाम पहले यह दिया गया। और किसको दिया गया, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। पिछले वर्ष एक मिशन पे ये गए थे, एक्सियोम मिशन था, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए थे। वहां पर जाने वाले ये देश के पहले व्यक्ति बने थे और इनको इसी उपलब्धि के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार। ठीक है, अगर पूछेगा युद्ध के टाइम, वॉर के समय का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो वो है परमवीर चक्र। ठीक है, हर साल 26 जनवरी से पहले की शाम को जो वीरता पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं। अब की बार वीरता पुरस्कारों में 1 अशोक चक्र दिया गया और 3 कीर्ति चक्र यहां पे दिए गए। जो 1 अशोक चक्र है वो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिला और जो 3 कीर्ति चक्र हैं ये मिले मेजर अर्शदीप सिंह को, 1 मिला नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा को और 1 मिला ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को। ठीक है, वर्ष 2026 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया। तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा भी जनवरी 2026 जो हमारी होती है
तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा भी 26 जनवरी से पहले इनकी की जाती है कि कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा। कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया था 2026 के लिए? ये चुना गया 131 लोगों को। जो पद्म पुरस्कार है ये 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। सबसे ऊपर होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण और फिर होता है पद्म श्री। जो पद्म विभूषण है ये भारत में भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म पुरस्कारों में ये नंबर 1 पे आता है, फिर पद्म भूषण आता है और फिर पद्मश्री आता है। अब की बार कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला? तो अब की बार टोटल 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। टोटल कितने हो गए? 131। पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। धर्मेंद्र को मिला है कला के क्षेत्र के लिए, एन राजम को मिला है कला क्षेत्र के लिए, वीएस अच्युतानंद को मिला है सार्वजनिक मामलों के लिए, केटी थॉमस को मिला है सार्वजनिक मामलों के लिए और पी नारायण साहित्य एवं शिक्षा के लिए। इन 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला। पद्म भूषण में 13 लोग हैं, ज्यादा नाम नहीं आते। एक व्यक्ति है उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका नाम याद कर लीजिए, भगत सिंह कोश्यारी। इनको सार्वजनिक मामलों की कैटेगरी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति हैं? तो भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा? जो राजकोषीय घाटा है हमारा, ये जीडीपी का कितना परसेंट होगा? तो वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट है? ये है हमारा 4.3%। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बजट में यह बताया गया है कि इस बार का, इस वित्तीय वर्ष का 2026-27 का जो हमारा राजकोषीय घाटा होगा, कितना परसेंट होगा जीडीपी का? लगभग 4.5% के करीब, 4.3। अगर आपसे प्राथमिक घाटा पूछा कि कितना होगा ये जीडीपी का, प्राथमिक घाटा 0.7% होगा। ठीक है, वर्ष 2024-25 में कुल खाद्यान्न कितने मिलियन टन रहा? तो देखिए 2024-25 का जो आंकड़ा है, अंतिम आंकड़ा, इसे नवंबर 2025 में जारी किया गया। यानी कृषि को लेकर के, खाद्यान्न को लेकर के उपलब्ध ये सबसे नवीनतम डेटा है। कई बार वो कुल खाद्यान्न डायरेक्ट पूछ लेता है, तो भारत में जो लेटेस्ट डेटा उपलब्ध है 2024-25 के लिए, जिसे नवंबर 2025 में जारी किया गया था, कुल खाद्यान्न हमारा कितना रहा? 357.73 मिलियन टन रहा। अगर मीट्रिक टन में बात करें तो 3,566 मीट्रिक टन लगभग ये हमारा कुल खाद्यान्न का उत्पादन रहा, जो कि अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है, यानी कि रिकॉर्ड है। ठीक है, अगर केवल चावल की बात करें तो 1501 मीट्रिक टन जहां पे चावल का उत्पादन हुआ 2024-25 में, जो रिकॉर्ड है। गेहूं लगभग 1180 मीट्रिक टन हुआ, मक्का 434 लाख मीट्रिक टन हुआ। ठीक है, चावल भी 1501 लाख मीट्रिक टन और कुल खाद्यान्न 3566 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, सब लाख मीट्रिक टन में है। जो ये 4 हमने बताए, एक तो कुल खाद्यान्न, चावल, गेहूं और मक्का, ये रिकॉर्ड संख्या में हुए, यानी कि इसी बार ये रिकॉर्ड बना, सबसे ज्यादा ये इसी वर्ष में हुए। कुल खाद्यान्न आपने देखा कितना है? 3566 लाख मीट्रिक टन। आपसे पूछेगा कुल दाल उत्पादन कितना हुआ, यानी कि दलहन, तो ये हुआ है 256.83 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, कुल तिलहन की बात करेगा 429.89 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कौन सा देश फोकस कंट्री था? तो 56वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है फिल्मों का, भारत का यह गोवा में होता है। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था फिल्मों को लेके। इस बार की जो फोकस कंट्री थी ये जापान थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसमें 3 कैटेगरी होती है अलग अलग। एक होती है फोकस कंट्री, वो जापान थी। एक होती है पार्टनर कंट्री, इस बार वो स्पेन थी। और एक होती है स्पॉटलाइट कंट्री, जो कि अब की बार कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, महोत्सव की उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? तो फिल्म का नाम था द ब्लू ट्रेल, जो ब्राजील की फिल्म है। और इसकी आखिरी फिल्म, समापन फिल्म कौन सी थी? अ यूजफुल घोस्ट, ये थाईलैंड की फिल्म है। ठीक है, वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो G20 शिखर सम्मेलन जो होगा 2026 का, ये दिसंबर 2026 में होना है। और कहां पर होगा? ये प्रस्तावित है अमेरिका में।
ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 2025 का जो सम्मेलन था यानी पिछला जो सम्मेलन था वो कहां पे हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ। 2024 कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था। और 2023 का भारत में हुआ था। ठीक है। भारत किस स्थान पर राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करने जा रहा है? तो देखिए, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान की स्थापना हो रही है। कहां पर होगी? यह होगी दक्षिण अंडमान में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है। मार्च 2026 में देश का पहला एलपीजी एटीएम कहां पर लॉन्च किया गया? तो देश का पहला एलपीजी एटीएम ये लगाया गया है गुरुग्राम में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके एटीएम के माध्यम से आप बुकिंग करके ओटीपी के माध्यम से सिलेंडर को वहां पे एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। गुरुग्राम में यह देश का पहला एलपीजी एटीएम है। ठीक है। 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? तो देखिए, दुनिया के इतिहास में अंतरराष्ट्रीय गोल मिलाकर के और जो लीग्स में गोल होते हैं, क्लब्स के लिए जो गोल करते हैं खिलाड़ी, उन सबको मिलाकर के 900 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है वो आपको पता होना चाहिए। पहले खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। तो अब आप इसका आंसर कर सकते हैं ऑप्शन सी सही आंसर होगा। रोनाल्डो पे आपने टिक नहीं करना है, वो पहला खिलाड़ी है। दूसरा खिलाड़ी कौन है? मेसी। ठीक है। मार्च 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? काफी ज्यादा ये पूरा घटनाक्रम चर्चा में रहा है, अभी भी चर्चा में है। जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध हुआ जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ। जब ये बंद हुआ तो कई सारे जहाज वहां से नहीं निकल पाए, ना अभी तक निकल पा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन शुरू किया, वहां से जहाजों जो आ रहे हैं उनको सुरक्षा देने के लिए। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसे भी आपने याद रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने करंट अफेयर के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे करने का प्रयास किया। हर क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करने का प्रयास किया, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं यहीं पर क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।